अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अभी ताबिश भाई की शो की हाईलाइट्स चल रही थी ना, तो हम फाखिर जो हमारे हर दिल अजीज सिंगर हैं उनके गाने को एंजॉय कर रहे थे एंड इट ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज ऑफ। वैसे म्यूजिक हैज अ वे ऑफ ट्रिगरिंग योर मेमोरीज एंड यू एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग यू टू प्लेसेस जहां हमने पहली बार कोई गाना सुना हो, फिर बहुत अरसे बाद आप सुन रहे हो तो आपको इंस्टेंटली इट टेक्स यू बैक। पर्टिकुलरली दोज हु आर मिलेनियल्स, जो लोग लेट 80s या 90s में पैदा हुए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया की ट्रांजिशन, इतना बड़ा शिफ्ट देखा है फ्रॉम हैविंग फोन PTCL landline at home to going wireless altogether and the world around them has changed so much. Absolutely. तो वो थोड़ा से connections बन रही होती हैं। Anyway, ये तो वो बातें होती हैं ना जो हम एक्चुअली कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, and then we get into the show, तो आपसे भी बात करना बनता है, लेकिन of course खबरों का सिलसिला नहीं रुकता, आज बहुत कुछ हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया था मखसूस नशिस्तों को लेके, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल AKA PTI, PTI AKA सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, सो वो आज सुना दिया जाएगा। सवाल ये है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं उस पर किसका हक है? ओहो, ये बहुत यहाँ तक आ गई ये बात। ऑफ कोर्स इसी का तो आज जवाब जो है वो शायद मिल जाए, और तवक्को भी की जा रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ की सीटें हैं या हुकूमत या दीगर सियासी जमातों की होंगी, ये सब कुछ या फिर किसी की भी नहीं है। हाँ, या किसी की नहीं है। एग्जैक्टली, थर्ड ऑप्शन हमेशा होता है, नन ऑफ द अबव। तो पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम तरीन फैसला आज सुनाया जाने का इम्कान भी है। फैसला जो भी आए, लेकिन मुल्क की सियासी मंजरनामे पर इसके असरात बहरहाल नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई समातों के बाद मंगल को इस केस का फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में कल भी फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल की गई। तहरीक इंसाफ समझती है कि इलेक्शन कमीशन ने उनका मैंडेट दूसरी जमातों में तकसीम किया है और ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है, ये उनका मानना है। और PTI के रहनुमा सलमान राजा जो इस केस पे अदालत के सामने पेश होते रहे हैं, वो फैसले के बारे में पुरुमीद भी हैं और कुछ मायूस भी हैं। क्या कहना है उनका, जरा एग्जैक्टली सुनिए। देखते हैं। देखिए, आइनी तौर पे तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। आइन का जो मुस्तहकम उसूल है वो ये है कि आपने पार्लियामान को गैर नुमाइंदा नहीं होने देना। ये कहना कि नशस्तें उठा के किसी और में बांट, तो बिल्कुल निज़ाम आपका अबतर हो जाता है। आप एक ऐसी पार्लियामान कायम कर देते हैं जो नुमाइंदा नहीं रहती। तो उस हवाले से देखा जाए, आइन का जो आर्टिकल 51(6) जिसकी तशरीह करना है, उसमें कहाँ ये लिखा हुआ है कि एक पार्टी जिसके पास एक डायरेक्टली इलेक्टेड सीट होगी, सिर्फ उसी में आज़ाद उम्मीदवार जो हैं या आज़ाद तरीके से जो मुंतखब हुए हैं वो शामिल हो सकती हैं। अब हम देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। देखिए, इस फैसले में भी हमें नज़र आ रहा है दबाव के जो साए हैं। बिल्कुल हमें हकीकत पसंदाना होना चाहिए। अब तहरीक इंसाफ की उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। बाय द वे, जस्ट बाय द वे, इलेक्शन कमीशन का अदालत में मौक़िफ़ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ना इलेक्शन लड़ा है, ना उसके पास कोई सीट है। इस जमात ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त भी जमा नहीं कराई, जो आइनी तकाजा है, लिहाजा उसे सीटें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जवाब था कि 2018 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे 3 मखसूस नशिस्तें दी थीं। इलेक्शन कमीशन की दलील ये रही है कि माजी में एक काम गलत हुआ है तो उसे नज़ीर नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का दौरान समाअत इस बात पर जोर रहा है कि फैसला वही होगा जो आइन में लिखा है। तहम कुछ जजेस की राय ये रही है कि जिस माहौल में इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ है, इन तमाम हालात को भी मद्देनज़र रखना होगा। बहरहाल अब सवाल उठ रहा है कि अगर मखसूस नशिस्तें किसी को भी ना दी गईं तो आइनी मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि ऐवान नामुकम्मल नहीं रह सकता, सारा बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिल जाती हैं तो हुकूमत को कोई ख़तरा तो नहीं है अपेरेंटली अभी तक, लेकिन इतना ज़रूर है कि हुकूमत असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो देगी। वैसे अभी भी जब तक स्टे है मामला नहीं है, कोई इस तरह से आइनी तरमीम नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये होगा कि आइनी तरमीम वो तब नहीं कर सकेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में अदालत में ऐसे रिमार्क्स भी सुनने को मिले हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया था। बतौर सियासी जमात इसका वजूद कायम है। शायद यही वजह है कि PTI को लगता है कि कुछ और होना हो, कम अज़ कम इस फैसले के नतीजे में उनकी सियासी हैसियत बहाल हो सकती है या उसमें एक एलिवेशन आ सकती है। आपको ये भी बताएंगे हम कि इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए
पेशावर हाई कोर्ट गई थी, लेकिन अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था और नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया। अच्छा जी, आपको पता है कि अच्छी तरह समझाया मैंने, बड़ी अच्छी तरह आपने समझाया और बड़ा जैसे कोई क्लासरूम हो और ये पहले हुआ था, ये उसके बाद हुआ, एंड इन द पास्ट क्या होता रहा है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बाकी हमें समझाएंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी क़य्यूम सिद्दीकी कि आज क्या हो सकता है। अच्छा क़य्यूम, ये सबसे पहले तो क्योंकि आप प्रोसीडिंग्स जो हैं वो बड़ा क्लोजली फॉलो करते रहे हैं और अब्दुल्ला ने बड़ी कोशिश की है हम सारों को समझाने की, लेकिन आप बताएं कि बात कहाँ तक पहुँची है और अगर तो फैसला महफूज हो गया है तो प्रोसीडिंग्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि बात किस तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया हुमा, ये बड़ा ही डेंजरस सा सवाल आपने कर दिया कि मैं पहले से जो है फैसला प्रेडिक्ट कर दूं। नहीं, फैसला प्रेडिक्ट करने को हम आपको बिल्कुल इतनी मुश्किल पोजीशन में नहीं डाल रहे, लेकिन ऐसा करते हैं इसको कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कितनी पुरुमीद है आज के फैसले को लेके। अच्छा, ये भी वैसे वही बात थी। देखिए, जब दो फ्रीकैन अदालत के अंदर मुकदमा लड़ने जाते हैं, लेकिन हम देखें कि नीचे से जो इलेक्शन कमीशन से फिर पेशावर हाई कोर्ट से, उन दोनों जगह पे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई जी। इसीलिए वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इनके दो जो आईनी फोरम हैं उनसे तो SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ फैसला हुआ है, तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हेयरिंग्स हुई हैं उसमें हमें 2-3 आरा जो है लोग तो न जाने क्या क्या इस अदालती ऑब्जर्वेशन के हवाले से अपना वो करते हैं इजहार, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के हवाले से 2 आरा हैं। एक ऐसी आरा है जो कि पॉपुलिस्ट अप्रोच की हामी है और एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। तो ये 2 नुक्ता नज़र हैं कि आइन को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए। इसलिए आपने और हमने बहुत बहस देखी होगी 184(3), 187 का हवाला और फिर उसके बाद जो है जस्टिस प्रिंसिपल की बात और फिर जस्टिस प्रिंसिपल के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी सिर्फ जस्टिस प्रिंसिपल के ऊपर ही जस्टिफाई करके और थ्योरी ऑफ कैल्सन और बहुत सालिस पापुला नजरिया जरूरत जो है उसके तहत फैसले दिए गए। अगर आइन को इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये बिल्कुल इस तरह के वाक़यात नहीं होते कि मुंतखब नुमाइंदों को घर नहीं भेजा जा सकता है। तो हमारी जो है वो एक अदालती तारीख है। हमने ये भी देखा है कि अभी 63A का जो सदारती रेफरेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी उसकी भी ऐसी तशरीह हुई कि उसमें 2 जज साहबान ने लिखा कि आइन को रीराइट किया गया है। तो ये एक बड़ी दकीक किस्म की लीगल बहस है जिसमें जाहिर है किसी न किसी एक के हक के अंदर फैसला तो होना ही है और फैसला उसी तरह होना चाहिए जो आइन और कानून कहता है। और अगर हमने एक होता ना एक रास्ता निकालना कि एक चीज तो पॉसिबल नहीं है आइन और कानून के नीचे, लेकिन फिर उसके लिए रास्ता निकाला जाए, तो वो चीजें जो हैं वो शायद उसी वजह से हमारा जुडिशल सिस्टम और उसके ऊपर फिर जब सियासी जमातों मुकदमा लेकर आती हैं उसमें एक सियासी फरीक जो है वो मुतासिर होता है और एक जो है उसको फायदा होता है। फिर उसके बाद अदालती अमूर या अदलिया के ऊपर फिर एक दूसरी बहस शुरू हो जाती है। तो अब चीफ जस्टिस का ये कहना है कि फैसला बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होगा और वो जो रास्ता निकालने वाली बात है शायद ना हो, लेकिन बाकी कुछ और आरा भी सामने आई। आज क्या लगता है, मतलब रास्ता भी ऐसा हो सकता है कि निकाला जाए? बहुत मुश्किल है। मैं आपको अब्दुल्ला बताऊं, क्योंकि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की अक्सरियत है वो मतलब उस तरह की इंटरप्रिटेशन के ऊपर बिलीव नहीं रखती है जो कि 63A के अंदर होती हुई हमें नजर आई है।
लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ये कब तक फैसला आज सामने आ जाएगा? और आज ही आ जाएगा फैसला सामने? उमा, इसमें अभी तक क्योंकि जो तरीकाकार होता है वो यही होता है कि अनाउंसमेंट के लिए कॉज लिस्ट जारी होती है। गुज़िश्ता रोज जब जजेस के माबैन मुशावरत हुई और हमारी मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई थी तो उन्होंने आज का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन अभी तक कॉज लिस्ट जो है वो उस तरह से जारी नहीं हुई जिसके बाद पता लगे कि अनाउंसमेंट हो सकती है। तो हम भी बिल्कुल आपकी तरह मुंतजिर हैं, और अगर हम मार्जिन में देखें तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला भी इसे 2 घंटे पहले कॉज लिस्ट जारी हुई थी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जजमेंट उसकी अनाउंस कर दी थी। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। हो सकता है जुम्मे को हो सकता है जुम्मे को भी ना हो, और हो सकता है कि आपसे कुछ देर के बाद जो है वो कॉज लिस्ट जारी हो जाए और अदालत फैसला सुना दे। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू अब्दुल कयूम सिद्दीकी। और अगर हमारे शो के दौरानिए में ही कुछ इसमें डेवलपमेंट होती है तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे। इन द मीन टाइम लेट्स मूव ऑन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोचा शुरू में ही बात कर लें बिकॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला, जो भी फैसला आएगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, रेपरकशंस भी होंगे। अब ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ भी बहुत चेंजेस, होपफुली गुड चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं। अब वर्ल्ड कप में आपको पता है कि बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद मैनेजमेंट की सतह पर कांट झांट का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कल भी हमने आपको बताया था सीनियर सिलेक्टर, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज, मंसूर राना के खिलाफ नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ वर्जी की शिकायत मिलने के बाद उन्हें सुबुकदोश कर दिया गया। दोबारा कहें, कह दिया ना आपने एक दफ़ा सुबुकदोश। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन मेरी कोशिश होती है ईजियर उर्दू यूज़ करें। एनीवे, ये वहाँ हो गया वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाने की वजह बताई जा रही है कि उन दोनों ने कुछ खिलाड़ियों की गैर ज़रूरी तरफदारी की है। हालांकि दोनों ने इन इल्ज़ामात को नेगेट कर दिया है। दोनों ने अपनी स्टेटमेंट्स जारी की हैं एक्स पे, जिस पे पाबंदी है कि नहीं हम अकेले कैसे फैसला कर सकते हैं। एक्स पे जिस पे पाबंदी है, लेकिन उसी पे बता रहे हैं कि शाहीन आफरीदी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। हाँ, शाहीन आफरीदी का कोचेज और मैनेजमेंट स्टाफ से रवैया अच्छा नहीं था, लेकिन वहाब रियाज ने बतौर मैनेजर शाहीन आफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? तो ये अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, ये तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है, आई डोंट नो हाउ you would have interpreted that. जब वो शाहीन से पूछ रहे हैं कोई सर्जरी हो रही है तो पता नहीं, शायद मासूमाना अंदाज में उन्होंने कहा या तंज़िया अंदाज में कहा, क्यों कोई बीमार है क्या? मतलब इस परफॉर्मेंस के बाद भी कोई ये पूछे कि सर्जरी हो रही है, कोई बीमार है क्या? पूरा निजाम बीमार है जी, क्रिकेट टीम बीमार है, ठीक है आप इसको कह सकते हैं। जब सर्जरी जो है ना, ये आजकल के दिनों में और क्रिकेटर से बात कर रहे हो तो ये इसका कॉन्सेप्ट ही, इसकी इंसिनुएशन ही सर्जरी की चेंज हो चुकी है, तो लिहाजा वो मजाक ही कर रहे होंगे। चलें, वो मजाक कर रहे होंगे कि क्या सर्जरी, वो बिल्कुल मजाक कर रहे होंगे, लेकिन यू नो एवरीबडी न्यू बाय देन कि किस तरह ये सर्जरी की टर्म कहाँ से अखज़ की गई है। सो ये हुमा का मौक़िफ़ है कि वो मजाक कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ठीक है जी वो मजाक कर रहे थे, लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है ज़राए के मुताबिक कि उनका रवैया ठीक नहीं था। खिलाड़ियों की लॉबीज़ भी हैं जी, और उन लॉबीज़ से क्या फ़ायदा उठाया जा रहा है ये भी देखा जा रहा है। क्या लॉबिंग फर्म या नहीं, अपनी आपस में ग्रुप बंदी, वो कल जिसका जिक्र भी कर रहे थे, अच्छा विद इन द टीम, आउटसाइड द टीम, जिनका कोचेस ने रिपोर्ट में कई खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया और बताया कि बाज़ खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। ठीक है, करें, नेचुरली जब एक इतना बड़ा ग्रुप साथ होता है तो कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ बात भी करता है, जिससे टीम का माहौल ख़राब होता है। हाँ, यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। साबिक सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, 7 रुकनी कमेटी के साथ मिलकर टीम के फैसले करने का एजाज़ था, हर किसी ने यकसा तौर पर टीम में अपना हिस्सा डाला। दूसरी तरफ इत्तलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की नई सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मूला तैयार हुआ है। फॉर्मूला तो ये भी तैयार हुआ था। ये फॉर्मूले में जब चीज़ चली जाती है ना कि अभी फॉर्मूला बन रहा है, तो लगता है कि बहुत ही कोशिश करके कोई नई चीज़ इजाद करके लाई जा रही है, which usually doesn't work. अच्छा, पता है क्या, by the way, मार्केटिंग में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि कीप इट सिंपल,
Yeah. उसके एक आगे भी होता है लफ्ज़। हाँ, but कोई ज़रूरत नहीं है बट कहने यू की। नो द मोर कॉम्प्लिकेटेड वी मेक थिंग्स, वो और मुश्किल ही होती जाती हैं और उनका पता नहीं कोई फ़ायदा होता है नहीं होता। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स पे चले ना, द थिंग्स ऑलवेज वर्क। एंड ऑल्सो ये फॉर्मूले वगैरह, मतलब एक सिस्टम बनाएं भाई, और एक बना भी हुआ था, चलो बेहतर करना था तो एक सिस्टम हो, एक सिलेक्शन कमेटी मैकेनिज्म में हो। हुमा जी ये भी बताना है कि दोनों बताओ। फॉर्मेट के कोचेस शामिल होंगे, ठीक है जी, उन्हें भी ठीक चाहिए। जेसन गिलिप्सी, गैरी क्रिस्टन के साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक भी कमेटी का हिस्सा होंगे। जिस फॉर्मेट की टीम होगी उसका कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा। अच्छा, ठीक साथ ही है। आपको ये भी ये तो बता पहले भी दें था। कि चेयरमैन पीसीबी ने मेजर सर्जरी की जो बात की थी, अब लगता है काम तो शुरू हो गया है डेफिनेटली। उसी के बारे में हम रोज़ आपको अपडेट भी दे रहे हैं। देखना ये है कि हद क्या है, खिलाड़ियों तक बात पहुंचती है या नहीं। दैट इज़ इन फैक्ट यू नो, पीछे सिलेक्शन कमेटी में कौन जा रहा है कौन आ रहा है इज अनदर स्टोरी, लेकिन खिलाड़ियों में कौन रह रहा है कौन जा रहा है, दैट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू एवरीबडी। खिलाड़ियों तक बात गई तो बोर्ड के पास इसका मुतबादिल क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि माजी में यही देखा गया है कि घूम फिर के आपको हारे हुए ये वैसे कहना नहीं चाहिए, हुमा ये कहना चाहती है कि घूम फिर के आपको हारे हुए घोड़ों को दोबारा दौड़ में शामिल करना पड़ता है। बेटर टर्म्स क्यों आप ऐसे कर रहे नहीं, ऐसे एकदम नहीं लगा आप नेट जियो शिफ्ट हो गए है ना। दिल चाहता क्रिकेट की फिर बात ही ना करो। इन एनी केस लेट्स टॉक ऑन इट। टेस्ट अच्छा क्रिकेटर जी, हारून टेस्ट रशीद क्रिकेटर हमारे साथ हारून हैं। रशीद साहब बड़े सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब। हारून साहब, सबसे पहले तो आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी, आप एज ए क्रिकेट लवर, एज ए फॉर्मर प्लेयर, क्या वजूहात रही हैं आपकी नज़र में, और फिर आपने चेयरमैन पीसीबी को क्या बताया? मोहसिन नकवी साहब ने हमें बुलाया। बेसिकली उनके बुलाने का मकसद वर्ल्ड कप के ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं थी। वो बेसिकली उन्होंने जो अपना फ्यूचर का जो भी प्रोग्राम बना लिया हुआ था डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, उसके ऊपर मशावरत चाह रहे थे कि ये हम करने जा रहे हैं तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात की कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसका तो रीज़न यही था कि देखिए पाकिस्तान के अगर पिछले 1-1.5 साल देखेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके इंतज़ामी ढांचे में चेंजेस आई हैं। आपके चेयरमैन चेंज हुए, आपके कोचेस चेंज हुए, आपके सेलेक्टर्स चेंज हुए, आपके कैप्टन चेंज हुए, और आपका जो हेड कोच है उसने वर्ल्ड कप शुरू होने से 1 हफ्ता पहले आगे टीम को ज्वाइन किया। सो आई थिंक जो तैयारी का अमल था, जो वर्ल्ड कप का इतना बड़ा इवेंट था, उसके लिए टीम पूरी तरह तैयार नहीं थी एज ए कोहेसिव यूनिट। सो मेरे अपने नज़दीक ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। फिर उसके बाद हुआ ये कि जो सिलेक्शन हुई उसमें किसी किस्म का जिसको कहना चाहिए बैलेंस नहीं था। 5 ओपनर्स ले गए, 5 फास्ट बॉलर्स ले गए, 10 तो यही हो गए आपके पास। उसके बाद आप 3 स्पिनर्स ले गए, 13, इसके मतलब 1 विकेट कीपर आप 2 ले गए, तो 15 ये प्लेयर्स आप लेके गए थे। उसमें से आपके पास चॉइस 12 में से 11 बनाने थे, क्योंकि 3 एक फास्ट बॉलर ने, एक स्पिनर ने और एक विकेट कीपर ने तो बाहर ही बैठना था ना। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम वॉज। और प्लस आपका जो सबसे बुरा मैच हो गया वो यूएसए के खिलाफ हो गया। द मोमेंट वो मैच आप हारे हैं तो आपके लिए आगे का तो मसला वैसे ही मुश्किल हो जाना था, इसलिए कि न्यूयॉर्क में जो पिच बनी हुई थी वो तो बिल्कुल नई थी, वो तो इतनी लो बाउंस भी, उसमें तो दोनों टीमें चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक टीम हो, उन्होंने एक हो जाना चाहा था, क्योंकि बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल विकेट्स थी, जो नॉर्मली आप नहीं देखते T20 के फॉर्मेट में कि आपको बॉलिंग ओरिएंटेड पिचेस मिले। वहाँ तो आपको बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस मिलती हैं, आप छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, तो ऐसी जगह के ऊपर दोनों टीमें एक जैसी हो जाती हैं। यही वजह आप देखेंगे 110 रन किसी ने किए वो जीत गई, 120 रन किसी ने पहले बैटिंग की वो जीत गई, 137 हाईएस्ट स्कोर था न्यूयॉर्क में। सो वो जब एक हमारा पहला मैच बुरा हुआ यूएसए से, यूएसए ने तो बेसिकली हमें 2 मरतबा हरा दिया। एक तो इन्होंने टाई, उसके बाद आपने सुपर ओवर में उन्होंने आपको हरा दिया। सो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बाहर हो गई। जी अच्छा, ये खास तौर पे आपने इन सारी बातों में जो हेड कोच वाली बात की है ना कि उसने लिटरली 10 डेज पहले वर्ल्ड कप से ज्वाइन किया टीम को, ये हमें भी बड़ी इसकी एक थी फिक्र कि हाउ इज़ दिस वर्किंग। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप कई ऑब्वियसली दिहाइयों से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम भी आपने किया है, तो क्या आप भी यही समझते हैं कि मसला सिस्टम का है? वो हम अब इससे पहले भी बात कर रहे थे कि कोई सिस्टम बनाना चाहिए, तो मसला सिस्टम का है, खिलाड़ियों या मैनेजमेंट का नहीं?
देखिए मसला तो सिस्टम का डेफिनेटली है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जो हम बड़े अरसे से, मैं इतना अरसा अगर वहाँ इन्वॉल्व भी रहा वेरियस कैपेसिटीज़ में, तो हमारी कोशिश तो यही होती थी कि चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन हमारे जो निज़ाम में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसको ठीक करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए अभी तक क्या हो रहा है, आपका क्रिकेट बोर्ड A to Z क्रिकेट वही चलाता है, यानी क्लब क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, स्कूल क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड करा रहा है। जो एसोसिएशंस जो आपके आर्म्स हैं दुनिया भर में, जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके जो आर्म्स हैं, चाहे काउंटीज़ हो इंग्लैंड में, चाहे स्टेट्स हो ऑस्ट्रेलिया में, चाहे एसोसिएशंस हो इंडिया में, वो अपना अपना काम खुद करती हैं, अपने प्लेयर्स को खुद डेवलप करती हैं, खुद प्रोड्यूस करती हैं। क्लब क्रिकेट वो खुद चलाते हैं। बदकिस्मती से हमने कोशिश ही नहीं की कि हम इन एसोसिएशंस को एम्पावर करें, उनको को डिसेंट्रलाइज करके हम उनको फंड्स वाले फंड्स तो फिर भी खर्च करते ही है ना, क्यों ना हम उनको दे के उनके ऊपर जिम्मेदारियां डालें ना। हर रीजन आपके इस वक्त अगर 16 रीजन्स हैं तो 16 रीजन का अपना अपना बजट होगा ना, उसमें क्लब क्रिकेट भी होगी, उसमें अंडर 16 भी होगी, उसमें अंडर 19 भी होगी। आप सारा कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी PCB लाहौर से बैठ के 101 डिस्ट्रिक्ट की टीमें सेलेक्ट कर रहा है, ये कहाँ है? आप मतलब लाहौर में बैठ के कराची का सिलेक्टर लाड़काना भेजते हैं, या आप फाटा में भेजते हैं, या पेशावर में भेजते हैं, या आप लाहौर में बाहर से लड़का आके वहाँ पर सिलेक्टर जो है वो टीमें सेलेक्ट करता है। तो ये निज़ाम ठीक नहीं है। आपको लोकल लेवल के ऊपर एसोसिएशन को आपको मजबूत करना होगा, उनको एम्पावर करना होगा, उनको फंड्स एलोकेट करने होंगे और अपना उनको स्ट्रक्चर में उनको निज़ाम ऑपरेशनल सेटअप अच्छे देने होंगे, ताकि वो अपना जो एसोसिएशंस के अंदर जितने भी शहर हैं वो अपना अपना काम खुद करें, वो डिस्ट्रिक्ट अपने काम खुद करें, और उसके बाद आप ऊपर से एज क्रिकेट बोर्ड बैठ के उनको वॉच करेंगे ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, फंड्स का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद 1 से 2 साल के बाद अब उनको कहें कि जी आपका ये काम ठीक हो रहा है या ये नहीं हो रहा। इस वक्त तो आप देखें ना, सारा का सारा तो मुद्दा बोर्ड के ऊपर गिरता है। ज़रा सी भी चीज़ होती है लोग बोर्ड को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर ये आप नीचे लेवल पे जब चीज़ों को फेंक देंगे तो लोग फिर ये कहेंगे जी फलानी एसोसिएशन ठीक काम नहीं कर रही या फलाना डिपार्टमेंट ठीक काम नहीं कर रहा। इस तरीके से आपके अंदर चेक एंड बैलेंस आएगा और आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी। बहुत शुक्रिया आपका रशीद साहब, आपने आई एम श्योर जिस तरह हमें समझाया हमारी ऑडियंस को समझाया है कि आपने उधर भी समझाया होगा कि दिस इज हाउ इट शुड बी। सो लेट्स सी, देखिए अच्छी एडवाइस जो है और अच्छी सजेशंस जो है वो हर जगह से आनी चाहिए, खासतौर पे पीपल हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड विद क्रिकेट, तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है जी। कल वैसे क्या फैसले हुए हैं, क्या पेशरफ्त हुई है? एज इन आपको पता है ना, क्रिकेट बोर्ड में रोज़ाना की बुनियाद पे हंगामी मीटिंग्स हैं, मतलब अ लॉट इज हैपनिंग देयर। सो बताएंगे आपको, भट्टी साहब हमें ज्वाइन करेंगे इन अ व्हाइल। कुछ अलार्मिंग किस्म के स्टैट्स आपकी नज़र हम पेश कर रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। समझ तो आ गई होगी, जब आबादी की बात होगी तो पाकिस्तान तो बिल्कुल टॉप पे ही होगा। तो पाकिस्तान को शुमार ऐसे मुल्कों में होता है जहां आबादी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जबकि वसाइल तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। और ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान के बेशतर मसाइल की जड़ खौफनाक हद तक आबादी में इजाफा है। कितनी बार हम ये बात कर चुके हैं। आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक इस वक्त मुल्क की आबादी 24,14,90,000 हो गई है और ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। एक अंदाजे के मुताबिक, अब ये सुन लीजिए, मुल्क में सालाना 30 लाख से ज़ायद अफराद का इजाफा हो रहा है। आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2040 में, जो कि अब इतनी दूर की बात नहीं लगती है, पाकिस्तान की आबादी 50 करोड़ के लगभग हो जाएगी। मतलब आप अंदाजा करें, इस वक्त आप गर्मी आपको लग रही है ना, गर्मियों में बैठे हुए हैं, जब सर्दी होती है तो सर्दी लग रही होती है। यही मुल्क है, यही लोग हैं, मतलब यही वसाइल होंगे और आबादी देखें 50 डबल हो जाएगी। दिस इज, ये इन इटसेल्फ एक आइडिया बड़ा खौफनाक किस्म का है। और इसकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से हमने अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं कि हम उस आबादी को खाना भी खिला सकें, उनकी एजुकेशन, वैसे तो क्या ही करना है, एजुकेशन खाना ही खिला। तेज़ी से बढ़ती बेहंगम आबादी पाकिस्तान के लिए मुसलसल मुश्किलात का सबब बन रही है। तालीम का फुकदान है, खुराक की कमी है, बेरोजगारी है, पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सेहत की सहूलतें तो ऑलमोस्ट हैं ही नहीं। तो अंदाज़ा करें कि इस वक्त पाकिस्तान के 40% बच्चों का कद उम्र के लिहाज से मुनासिब नहीं है। मतलब ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। 18% बच्चे जो है ग़िज़ाई किल्लत और 29% बच्चे वज़न की कमी का शिकार हैं। ये ऑलरेडी इश्यूज़ हैं हमारे। 2 करोड़ 62 लाख के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं।
ज़ेबा सत्तार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कंट्री डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन काउंसिल की। ज़ेबा साहिबा, ये हम फिगर्स कुछ जब डिस्कस कर रहे थे और 2040 तक की अगर हम बात करें, ऑल्दो अभी बड़े डॉन्टिंग फिगर्स हैं, वहाँ तब तो 50 करोड़ तक आबादी की बात पहुँच जाएगी। हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम ऑलरेडी वो लाइन क्रॉस कर चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता? जी शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला, इट्स नाइस, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर शो। और आप ये आबादी का आलमी दिन जो मनाते हैं हर साल, थैंक यू फॉर दैट। मगर मेरे ख्याल से तो ये तो हर रोज़ एक प्रोग्राम होना चाहिए, इतना अहम ये टॉपिक है। और आप ख़ुद जो आपने इंट्रो दिया उसमें आपने सब चीज़ें कवर कर ली। नंबर्स तो डॉन्टिंग और भी डॉन्टिंग होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जब पिछला सेंसस आया था तो मरदमशुमारी के रिज़ल्ट्स आए थे, तो हमें पता चला कि बजाय कम होने के हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो इंटरसेंसल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो और बढ़ चुकी है। तो मेरे ख्याल से नंबर्स के बजाय अगर हम देखें कि हमारी इर्द गिर्द क्वालिटी ऑफ लाइफ आप खुद देख रहे हैं, कोई हमें डेटा देखने की ज़रूरत नहीं रही। इर्द गिर्द हमारी जो असरात हैं वो इतने यानी बुरे से बदतरीन होते जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हम जब समझते थे कि ये आलमी दिन में जब बात करते थे कि अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, इवन नेपाल से जो इतना गरीब मुल्क है, तो कि हम 10, 12 साल, 15 साल पीछे रह गए। अब तो मैं समझती हूँ कि हम 20, 25 साल पीछे अच्छा, रह अब गए। मेरी बात सुनिएगा तो ज़ेबा साहिबा, ज़ाहिर है हम कोई कदगने पाबंदियाँ तो लगा नहीं सकते, मतलब कानून साजी तो हो नहीं सकती कि जी आप जिस तरह बाकी कम्युनिस्ट मुल्कों हम अब इंडोनेशिया से ही कंपेयर करते हैं या हम बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं, बिकॉज यू नो ज़ाहिर है वी कैन रिलेट टू देम एज वेल। इन्होंने कैसे काबू पाया, क्या मॉडल हैं इनके जो हम फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि हम अपने बचपन से देख रहे हैं बहबूद आबादी के इश्तहारात चल रहे हैं, जी मुतवाज़न ख़ानदान रखें, बचपन में 2 बच्चे खुशहाल घराना होता था, अब तो कहते हैं जी जितने आपके वसाइल हैं उस हिसाब से आप फैमिली प्लान करें। मतलब व्हाट कैन बी डन टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि यहाँ वैसे ही नौकरियाँ नहीं हैं, पहले 2 बच्चों को सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही। कल मुझे पता लगा, आई नो समबडी एज एन हाउस हेल्प में 7 बच्चे हैं उस आदमी के। 7 तो बड़े नॉर्मल से होते हैं। तो यही सवाल भी है ज़ेबा साहिबा आपसे कि एजुकेशन की कमी है, मतलब किस चीज़ की कमी है, क्यों नहीं हम समझ रहे? जी मेरे ख्याल से आपने खुद ही जवाब दे दिया कि एजुकेशन पे जो हमने बहुत ही कम इस पे प्रोग्रेस किया है। मगर हम आबादी के बढ़ने की बात करते हैं, मगर अगर हम एजुकेशन की तरफ देखें तो हम बहुत उसमें भी पीछे रह गए। एजुकेशन खुद ही पर्टिकुलरली अगर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल यानी उसमें है आर्टिकल तो 25A, अगर हम अब तक अपनी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन ही कंप्लीट कर पाते सब बच्चों को। अब आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन जो है हमारा सबसे बड़ी है, उसकी तादाद पूरी दुनिया में, अगर वो मेरे ख्याल से बहुत ही हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। मगर इफ़ वी हैड फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ तो मेरे ख्याल से ख़ुद ब खुद ये बहुत से मसाइल आबादी के बढ़ने के खुद ही यानी लोग अपने प्लान करने लगते हैं फैमिलीज़। तो एक तो एजुकेशन का बैकग्राउंड है, दूसरा एक मैं कहूँगी कि अगेन एंड अगेन पॉलिटिकल विल मुझे बहुत कमज़ोर लगती है। कहने में तो बहुत स्पीचेस वगैरह यहाँ वहाँ हो जाती, मगर जो एक्शन होता है ना, जो कि पॉलिटिकल विल जो टॉप लीडरशिप कुछ कहती है। मगर अब हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर पे आपने अभी पंजाब का जिक्र किया कि पंजाब की भी लीडरशिप, वी हैव अ वुमन चीफ मिनिस्टर, हम बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक लीडरशिप रोल करें। पंजाब आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी है, और अगर विमेंस एम्पावरमेंट अगर आप देखें, अगर हम सही तरीके से चाहते हैं, चीफ जस्टिस की स्वेरिंग इन आपने अभी अनाउंस की लाहौर हाई कोर्ट की, एंड वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग। मगर जो वाइड गैप है, एक जो बहुत ऊंचा तबका है, हम जैसे लोग जो बहुत खुशकिस्मती से इस जगह में पहुंच चुके हैं कि हमारी वॉइसेस आर हर्ड, बट जो बहुत ही गरीब तबका है बहुत पीछे रह गया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक और चीज़ जो है वो इनइक्वालिटी बहुत स्टार्क हो गई है। You're very right. There is a great divide. There is a great divide. Our lives और Haves and haves not का फर्क बहुत ज़्यादा है। बट अब करना क्या है, ज़रा ये बताइए। आपने एजुकेशन की भी बात कर ली, ऑब्वियसली ओवरनाइट तो एजुकेट भी नहीं कर सकते, और फिर एजुकेशन इज़ वन थिंग, किसी को समझाना और एहसास दिलाना कि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी अगर तुम्हारे 1 या 2 बच्चे ही होंगे, ये भी बड़ा, अब आई थिंक हम इससे भी आगे चले गए हैं।
क्या अभी भी हम कोई सजेशंस पे रिलाई करें या लिटरली वी शुड हैव बाय नाउ सम लॉज के विच ऑब्वियसली साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड स्टार्क, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी जिक्र कर रहे थे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी बाय लॉ एक से ज़्यादा बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि सजेशंस आर नॉट वर्किंग। अब तो हम वो उस किस्म की मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी नहीं करते कि बच्चे दो ही अच्छे टाइप, अब तो हम इस पे बात ही नहीं करते। जी हुमा, मेरे ख्याल से जो आप एडवर्टाइजिंग की बात करें ना, हमारी एडवर्टाइजिंग कितनी एडवांस होगी कि हम कोई भी प्रोडक्ट लें उसको कहाँ पहुँचा देते हैं, तो वी हैव टू बेसिकली कन्विंस पीपल दैट वे वॉलंटियरली। मैं बिल्कुल लॉज कैन बी फॉर चाइल्ड मैरिज, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और अगेंस्ट अदर थिंग्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मगर मेरा ख्याल से लॉज टू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन इज़ रियली अनहर्ड ऑफ। जो बाकी ममालिक हैं, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, आपने उनका नाम दिया, इवन ईरान, ये वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, आप स्टेट की सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी। इन्होंने क्या मॉडल अपनाया? मतलब ये भी इश्तिहारों पे रिलाई कर रहे थे, पॉपुलेशन डे के इर्द गिर्द चल जाएंगे, या फिर एक कांस्टेंट एफर्ट थी जिस तरह हम पोलियो की कैंपेन्स करते हैं? हम क्या पॉपुलेशन कंट्रोल की भी है? कंट्रोल इज नॉट द राइट वर्ड, आई डोंट नो इफ इट्स द राइट वर्ड और नॉट। आपको मैंने कहा था कंट्रोल तो हम करना ही कंट्रोल नहीं, हम पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए भी क्या कोई पोलियो के प्रोग्राम का प्रोग्राम बनाए जिसमें लोग घर घर गांव-गांव जाके करें? ये हो गया ऑलरेडी। आई थिंक पोलियो के एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं, दे हैव कन्विंस्ड पीपल जो कि जिनको फुल यकीन नहीं था कि पोलियो एक यानी उनके बच्चों की मुफाद में है, तो उसी तरह से मेरे ख्याल से एक कैंपेन की बहुत सख्त ज़रूरत है जिसमें हम बताएं कि लोगों को पता चले कि हाँ वाकई हाँ ये तो मेरी बेहतरी के लिए है और सिर्फ स्टेट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं। लॉज की तरफ से आएगा तो इट विल लुक लाइक द वर्ड कंट्रोल, अनफॉर्चुनेटली, विच वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम। आई डोंट थिंक वो बैकफायर करेगा, मगर आई थिंक अब्दुल्ला जो आप कह रहे हैं कि पोलियो का जैसा है, वेरी केयरफुली, अब इलाके थे पाकिस्तान में जहाँ वो ड्रॉप्स को समझा जाता था कि बहुत ही ख़तरनाक हैं और इससे तो बल्कि और यानी असरात होंगे, तो मेरे ख्याल से उस तरह का एक केयरफुली कैंपेन जो कि सबको कन्विंस में, मैं बार मैं आके कहूँगी ये एक दो इक़दाम यानी ऐसी चीज़ें हैं, स्टेप्स जो स्टेट को लेने हैं, चाहे वो आप फेडरल है या प्रोविंशियल, कि रिसोर्सेज की तरफ, इसमें रिसोर्सेज आबादी की और सेहत की फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की तरफ बहुत ही कम हैं। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि एटलीस्ट $2 पर कैपिटा होना चाहिए, तो हमारा 30 सेंट्स या ऐसे कुछ है, यानी 200 रुपये भी नहीं हम स्पेंड कर रहे हैं। हमारी जो कंजम्पशन होने वाली आने वाले दिनों में हमारे में, सो वो तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हाल होगा क्या 5 years down the lane या 10 years down the lane। I totally agreed with you, Thank you, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका ज़ेबा साहिबा, that is all the time we have। कि जहाँ लॉज डाल दिए जाएं तो वहाँ वैसे ही इंसान विफर जाता है कि जी हम नहीं फॉलो करेंगे। हाउएवर वॉलंटरीली भी करना, इस वक्त लगता है कि कोई इस बात को समझ नहीं रहा। पोलियो अभी तक बड़ी मुश्किलों से लोग समझ रहे हैं, हमारा दिल नहीं भरा, हमने मजीद बात करनी है। क्यों यार? अच्छा ठीक है, मगर अपडेट लेनी है हमने अभी, मतलब हमने अभी तो डिसाइड किया था कि पहले हम क्रिकेट की बात करेंगे, फौरन ही भूल गए। अच्छा ओके, क्रिकेट की बात इसलिए भी करनी है क्योंकि अब क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि क्या बेहतरी आएगी इन द होल सिस्टम, क्योंकि जो चल रहा था वो अच्छा नहीं चल रहा था। वी नीड टू चेंज इट। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, रोज़ ही कुछ ना कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं, कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, ख़ासतौर पे मैनेजमेंट सिलेक्शन में देखें तो लोगों को फारग भी किया जा रहा है, टीम की तरफ अभी नहीं आए हम लोग। बात कहाँ तक पहुँची है? एक सवाल मैं करूँ? वो तो आप करेंगे ही। एक साथ में यहीं से आगे करूँगा कि ये जो दो लोग कह रहे हैं, अब्दुल रज़ाक एंड वहाब रियाज साहब, कि भाई हमारा क्या कसूर है, बाकी 6 मेंबरान थे, वी वर जस्ट वन ऑफ द मेंबर्स, मतलब क्या हम अखज़ करें इससे? हाँ, बट आई एम सॉरी, डू यू इवन नो द नेम्स ऑफ द अदर मेंबर्स? दे वर द प्रोमिनेंट वंस। अभी हम कर लें इस चीज़ का फैसला। भट्टी साहब बताएं। देखें अब्दुल्ला, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि 6 मेंबर सिलेक्शन कमेटी थी, लेकिन अब जो मोहसिन नकवी साहब डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरह वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटाया गया, तो उसमें गैरी कर्सन जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे और अजहर महमूद जो पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच थे, प्लस बाबर आजम की रिपोर्ट्स को सामने रखा गया, वहाब रियाज की रिपोर्ट्स को सामने रखा गया। देखें, आपका जो सवाल, हुमा का जो सवाल था ना, वो असल में सबसे वैलिड सवाल है
इन लोगों ने भी गड़बड़ की, उनको बिल्कुल उन्होंने निशान इबरत बनाया, 2 बंदों को फिलहाल हटाया गया है। लेकिन एक मैं छोटा सा आपको वाकया बताऊं, जब आयरलैंड से टीम इंग्लैंड पहुंची अमेरिका जाने से पहले, वहां पर पाकिस्तान टीम के एक सीनियर प्लेयर और पाकिस्तान टीम के एक कोच के दरमियान बड़ी सीरियस किस्म की लड़ाई हुई और एनी शाहिदीन बताते हैं कि काफी उस मौके पर गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद क्या हुआ कि कोच आधे रास्ते से वतन वापस आ गए और प्लेयर जो थे वो टीम के साथ चले गए। तो मतलब प्लेयर्स जिन्होंने गड़बड़ की, कोचेज ने भी की, मैनेजर ने भी की, ठीक है, वहाब रियाज बिल्कुल कंट्रोल ना कर सके, वहाब रियाज जो थे डिसिप्लिन को कायम ना कर सके। किस बात पे लड़ाइयाँ हो रही नहीं, थी और बाय द वे? किसकी एग्जैक्टली कौन से कोच? हाँ, क्योंकि कोच भी इतने हाँ, वो ही हम जरा डिसाइफर करने के, आप बताएं। खिलाड़ी ना बताएं, कोच तो बता दें। मोहम्मद यूसुफ वो कोच थे, बैटिंग कोच थे। इत्तेफाक से उनकी जिनसे लड़ाई हुई वो बॉलर थे। अब हो सकता है कि बाज़ औक़ात ड्रेसिंग रूम में कुर्सी पे बैठने पे भी मसला हो जाता है कि आपने मेरी चेयर के ऊपर बैग क्यों रख दिया या मेरे बैग के ऊपर अपना बैग क्यों रख दिया। ये तो बड़ी पेटी बातों पे हम आ गए हैं। आदि लाइक 16 years old, मतलब समझ नहीं आ रहा हमें लग रहा था परफॉर्मेंस तक की इश्यूज हैं, ये तो पर्सनालिटी हाई इश्यूज लग स्कूल रहे की हैं। बास्केटबॉल टीम के मसले होते हैं। तो अब देखें ना, मोहम्मद यूसुफ इस सिलेक्शन कमेटी में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हो गए, तो इसका मतलब है कि गैरी कसर और अजहर महमूद ने मोहम्मद यूसुफ के फेवर में रिपोर्ट दी है और वहाब रियाज और मंसूर राना, वहाब रियाज सीनियर मैनेजर थे और मंसूर राना मैनेजर थे, वो इन वाकयात पर एक्शन नहीं ले सके प्लेयर्स के खिलाफ। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पावर कॉरिडोर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, हुमा और अब्दुल्ला, वो प्लेयर्स के पास है। प्लेयर्स के साथ हेड ऑन होने से हमने हर दौर में देखा, कोचेज भी घबराते हैं, मैनेजर्स भी घबराते हैं। अब वहाब रियाज के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, एक तो टीम सिलेक्शन का मसला था कि गलत लोगों को सिलेक्ट किया गया। अब लेकिन उसमें मेरी बात सुने, वहाब रियाज ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि गलत लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया, इसका क्या बनेगा? वो कहते हैं मैं अकेला नहीं था। सो ये मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो जो डिसीजन हो रहा था उस टाइम, उसमें वहाब रियाज का कितना अमल दखल था और बाकी लोग भी बरी उस जिम्मा तो नहीं हो सकते। फॉर दैट मैटर अब्दुल रज़ाक का भी यही कहना है। हाँ, 2 लोग। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब 6 मेंबर सिलेक्शन कमेटी थी और सबके वोट बराबर थे तो बरी उस जिम्मा तो नहीं हो सकते। लेकिन वहाब रियाज एक से ज्यादा ओहदों को एंजॉय कर रहे थे। वहाब रियाज जो थे वो सीनियर मैनेजर भी थे और वहाब रियाज क्योंकि आपको पता है कि जब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, वो 13-14 महीने उनके साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी पंजाब के रहे, क्योंकि चेयरमैन के करीब थे। लिहाजा लोग ये समझते थे या दूसरे सिलेक्टर समझते थे कि वहाब रियाज की से ज्यादा है, चेयरमैन के करीब है, इनके जो नुक्ता नजर है उसको वेटेज देने की जरूरत है। तो वहाब रियाज आपको पता है कि जब से टीम हारी वहाब रियाज को टारगेट किया जाता रहा। फिर अमेरिका में जब टीम मुख्तलिफ फंक्शंस में जाती रही, $25-25 में लड़कों को कहा गया कि पाकिस्तान टीम के साथ अगर कोई उनका फैन सेल्फी बनवाना चाहता है, ऑटोग्राफ लेना चाहता है तो $25 दे दे। तो ये सारा वहाब रियाज और मंसूर राना के अंडर में हुआ ना, इसलिए पीसीबी ने वहाब रियाज पे कार्रवाई की। अब्दुल रज़ाक का ये था कि अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान टीम के तो मैनेजर थे, सिलेक्टर थे, लेकिन वो विमेंस टीम के भी सिलेक्टर थे। लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ लड़के ऐसे थे जिनको सिलेक्ट करने के लिए इन्होंने दूसरे सिलेक्टर्स पर दबाव डाला। अब मिसाल के तौर पर आमिर जमाल, उसामा मीर या सलमान अली आगा जो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हो सके, जिम्मेदार तो सब हैं, लेकिन इन 2 को फिलहाल उन्होंने टारगेट किया। लेकिन मेरा जो और फिर वो जो नहीं हो सके उनमें वो चेयरमैन को मैसेज करते हैं तो वहाब रियाज गुस्सा भी करते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि अपेरेंटली शाहीन ने भी कुछ मिसबिहेव या कुछ इस किस्म की बातें निकली, रिपोर्टें जो हो रही हैं, और वहाब रियाज ने उनको काफ़ी कवर अप किया, उनकी साइड ली, ऐसी भी कोई बातें। वैसे एक और पहलू इसी का ये है कि जितना स्टार प्लेयर होता है उससे कौन पंगा लेता है आज के ज़माने में, मतलब सिस्टम ही ये बना हुआ है भट्टी साहब। बिल्कुल, देखें यही वजह है, बिल्कुल एटीट्यूड प्रॉब्लम था शाहीन शाह आफरीदी के साथ।
लेकिन अब्दुल्ला देखें, पाकिस्तान टीम की मैं थोड़ी देर पहले हारून रशीद साहब को भी सुन रहा था पिछले घंटे में, ये मसला पाकिस्तान टीम का उस वक्त शुरू हुआ था, पहले रमीज राजा को हटाकर आधी रात को नजम सेठी साहब को चेयरमैन बनाया गया, और फिर इस वर्ल्ड कप से पहले जब बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया, वहां पर देखें पाकिस्तान टीम का माहौल खराब हुआ, लड़कों में जो थोड़ी बहुत दोस्ती थी वो भी खत्म हो गई। बल्कि मैंने जो सुना है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान तो सिर्फ ग्राउंड में एक प्रोफेशनल ताल्लुक था, अदरवाइज उनके दरमियान जो एक सोशल मामला थे वो काफी खराब And you थे। cannot अच्छा, blame अभी जो आपने them सारी for भट्टी this. साहब ये बात बताइए कि वो जो एक लड़ाई टाइप हुई जब आयरलैंड से इंग्लैंड आए थे, जो कि आपने कोच का नाम ले लिया, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, अब वो तो बरकरार हैं, वो तो उधर ही हैं, लड़ाई किससे हुई थी? नाम अगर आप नहीं लेना चाहते तो ना लेकिन क्या अब लगता है कि ऐसी लड़ाई के बाद वो टीम में रहेंगे, वो प्लेयर जितने भी स्टार प्लेयर हो? देखिए, यही सवाल है कि जिन लोगों ने टीम का माहौल खराब किया, टीम मैनेजमेंट को उनकी इंस्ट्रक्शंस को नजरअंदाज किया, अब उन प्लेयर्स के खिलाफ भी एक्शन लेने का टाइम है ना। तो भट्टी लेकिन साहब अभी बात पता तो फिर नहीं है वही आई, अगर प्लेयर स्टार प्लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, एक्शन क्या लिया जाएगा? ऑल्दो एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खास तौर पे आप होंगे स्टार प्लेयर लेकिन फिलहाल आपकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, लेकिन एटीट्यूड आपका बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाए और उनके परफॉर्मेंस साथ? है भी तो मतलब फिर भी किसी टीम को भी का मतलब attitude- ये टीम प्ले। अपने कॉलीग्स तो कॉलीग्स होते हैं ना। देखिए, प्लेयर जो है वो खेल से बड़ा तो नहीं है ना। अब आप इनको टीम से ड्रॉप करें, 4 महीने के लिए घर भेजें इस दौर में, जबकि बिजली इतनी महंगी है और घरों पे खाने खाएंगे, तो इनको लग पता जाएगा ये 5 स्टार लग्जरी जब इनके पास से जाएगी ना। मैं आपको मिसाल बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे एंड्रयू सैमंड्स, पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, वो प्लेयर बहुत जबरदस्त थे लेकिन उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था। डेविड वार्नर एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था, डिसिप्लिन के इश्यूज थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दोनों को बिठाया और दोनों को कहा कि देखें, डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो फिर टीम में आपकी जगह नहीं है। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। अभी हमने एक बात करनी है और बात ये है, एक रवैया हम देख रहे हैं, ज्यादती का एतराफ़ करो, हमदर्दी भी करो, मगर जिसको रगड़ना है रगड़ दो उसे। ये है वो फार्मूला जो आजकल हमारे सियासी रहनुमा अपना रहे हैं। मकसद ये होता है कि लोग यही सोचकर थोड़े ठंडे हो जाएंगे, चलें हुकूमत को ज़्यादती का एहसास है, और हालिया बजट में सैलरीड क्लास के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। सबसे ज़्यादा टैक्सों का बोझ जो है वो तनख्वाहदार तबके पर ही डाला गया है। मतलब हम भी इसकी दुहाइयाँ दे रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग ऑन सोशल में, कहीं भी आप किसी फोरम पे देख लें तो ये ज़्यादती जो है ये इसका एतराफ़ हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यही नया फार्मूला इस्तेमाल करते दिखाई दिए और उन्हें तनख्वाहदार तबके पर बड़ा तरस आ रहा था। देखिए ज़रा क्या कहा। इस बजट में यकीनन टैक्सेस लगे हैं, जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर भी टैक्स लगा है, जिसके ऊपर एक उन्होंने जायज़ तौर पर उन्होंने एक अपना एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि क्या बस हम ही लोग रह गए हैं टैक्स देने के लिए, जिनके पास बेपनाह वसाइल हैं और वो करोड़ों अरबों डॉलर ले जाते हैं, उनके बारे में कभी किसी हुकूमत ने सोचा? अच्छा, वज़ीर ख़जाना ज़ाहिर है दुनिया उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में गुजारी है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में टैक्स कटता है, लेकिन क्या कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? उसके बाद टैक्स काट के वो क्या क्या सहूलियात देते हैं अपनी आवाम को। इन एनी केस वज़ीर ख़जाना की भी बात सुन लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फैसले तो फिर उन्हीं ने किए। इट वाज सुने जी, या दैट्स व्हाट FBR ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इस्लाहात नाफिज की। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा सके। जबकि टैक्स स्लैब्स में कुछ रद्द-बदल तजवीज़ किया जा रहा है, ताहम नॉन सैलरीड अफराद के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है।
अच्छा, होता पता है क्या है कि फ्लावर मिल वाले एहतजाज शुरू कर रहे हैं, आज से हड़तालें शुरू हो रही हैं जी उनकी। किसी और तबके पे लगता है होता है, कहता है जी हम काम बंद कर देंगे, वो मिल लेते हैं उनकी एसोसिएशन। सैलरीड क्लास क्या करे? सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान की मेंबर हैं कोमल अली, उनसे बात करते हैं। कोमल साहब, आप ये बताइएगा कि जाहिर है सैलरीड क्लास एहतजाज कर रही है, एहतजाज जायज़ भी है, ये एहसास हुकूमत ने भी कर लिया कि जी आपका एहतजाज जायज़ है, लेकिन सिर्फ ये एहसास कर लेने से आपको हमें सबको तसल्ली हो गई कि चलें एहसास तो है? सोचने वाली बात यह है कि अगर वो कई बयानात दे रहे हैं कि उनको एहसास है, इसका मतलब है आपको पिछले साल भी एहसास था जब आपने 3 साल पहले भी आपने टैक्स के रिबेट्स बंद किए, फिर आपने टैक्स बढ़ाया, फिर आपने पिछले साल वापस टैक्स बढ़ाया, तब जाके ये अलायंस फॉर्म हुई थी लास्ट ईयर। और इस दफ़ा तो हमने पहले से ही जब बजट आया तो प्राइम मिनिस्टर साहब को, FBR को, सबको ये लेटर्स लिखे थे कि आपको रिकन्सिडर करना चाहिए इसको। उसके बावजूद जब हम ये उम्मीद रख के बैठे थे गवर्नमेंट से कि आप सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को कम करेंगे, उसके बावजूद आपने देखा कि 10% मज़ीद बोझ डाल दिया गया इस क्लास के ऊपर। तो अब ये बोझ डालने के बाद अगर आपको इस बात का एहसास हो भी रहा है तो देखने की बात ये है कि अब आगे आप करते क्या हैं। यू हैव अ पॉइंट कि मतलब एहसास करना इज़ वन थिंग, लेकिन उसके बाद किया क्या? तो आप ये बताइएगा कि आपकी तंजीम बजट के बाद से तनख्वाहदारों पर टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रही है। क्या इस दौरान हुकाम में से किसी ने आप लोगों से रब्ता किया, कोई रिलीफ का वादा किया, कोई बातचीत आगे बढ़ी? तंजीम तो हमारी जो है पिछले साल से काम कर रही है। पिछले साल भी जब बजट में इंक्रीज़ आया था सैलरी क्लास के ऊपर तो हमने काफ़ी सारे लेटर्स लिखे थे और फिर हमने पूरे साल ये कोशिश की जिस फोरम से भी हम आवाज़ रेज़ कर सकें। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और दूसरी तंजीमें भी गई थी FBR और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये बात करने कि आप सैलरी क्लास को ही बार बार टारगेट क्यों करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। हमने पहले भी लेटर्स लिखे हैं FBR को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, प्राइम मिनिस्टर को, और हम वापस अपील कर रहे हैं कि आपको इसको रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत है। अभी तक गवर्नमेंट से किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया है ताकि हम उनके पास जाएं और उनसे बात करें। हालांकि हमने एक अर्ज़ी ज़रूर डाली है मिलने की फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, जो अभी तक अवेटेड है। अच्छा, अब ये बताइएगा कोमल साहिबा के पेट्रोल पंप वाले हों, फर्टिलाइज़र वाले हों, हमने देखा है कि ये लोग या तो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं या हड़तालें वगैरह करते हैं, फ्लावर मिल वाले भी, और कोई ना कोई सहूलत ले लेते हैं। तनख्वाहदारों के पास तो ज़ाहिर है नहीं है ये ऑप्शन। क्या किया जा सकता है? क्या अदालतों से रुजू किया जा सकता है? उनसे रिलीफ की तवक्को रखी जा सकती है? अच्छा, ये काफ़ी अच्छा सवाल किया है आपने कि तंजीमें जो हैं बाहर निकल रही हैं स्ट्राइक पे, और आप देख भी रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो उनकी बात मानी भी जा रही है। लेकिन ये जो तंजीमों की आप बात कर रहे हैं इनका वजूद पाकिस्तान में काफ़ी सालों से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैलरी क्लास को लेकर अभी तक कोई फोरम ऐसा नहीं था क्योंकि ज़रूरत ही पेश नहीं आई कभी बात करने की। लेकिन कोई तो वजह होगी पिछले 3, 4, 5 सालों के अंदर जो आपने टैक्स का बोझ इस तबके के ऊपर डाला हुआ है कि अब वो मजबूर हो गई है कि वो अपनी आवाज़ उठाए और यहाँ तक कि रोडों पर भी निकल गई है। हालाँकि इस तबके का काम 9 to 5 की जॉब करना है और फिर घर जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, लेकिन अब वो समझती है कि अब उनकी जो पहुंच से बाहर हो गया है ये टैक्स पे करना, क्योंकि घर के अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे तो वो टैक्स कहाँ से भरेगी। 119% ब्रेन ड्रेन हो चुका है कंट्री से। और ये तब था कि जब आपने लास्ट ईयर 12,500 पर मंथ से टैक्स बढ़ाया था। इस दफ़ा तो आपने इस तबके के ऊपर मज़ीद बोझ डाल दिया है 22,500 पर मंथ, और उसके ऊपर वो 10% और टैक्स पे करेगा, टैक्स ऑन टैक्स। थैंक यू जी कोमल अली। और ये हम सारी लाइन सैलरी क्लास का लोगों की देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये वो तबका है जो 9 से 5 काम, 9 से 5 तो खैर होता ही नहीं है, 9 से पता नहीं 9 तक ही होता है, और उसके अलावा ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और फिर 2 घंटे इन्हें घर जाने में भी लगते हैं। ऑफ कोर्स वो तो होना है, और उसके बाद सुबह दोबारा। इट्स अ वेरी टफ लाइफ और सारा बोझ भी इन्हीं पे। जल्दी से आपको बताएं भाई, यूरो कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया है नीदरलैंड को 2 के मुकाबले में 1 गोल से, और इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में बड़ा यादगार था। स्पेन और फ्रांस का 1 के मुकाबले में 2 गोलों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए स्पेन ने जगह बनाई। तो अब फाइनल होगा इंग्लैंड और स्पेन के बीच में, मैंने सही कहा? बिल्कुल आपने सही कहा है। दूसरी तरफ कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना ने कनाडा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नो सरप्राइजेस देयर। इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में यूरुग्वे को कोलंबिया ने 1-0 से शिकस्त दी है, और कोपा अमेरिका का फाइनल होगा अर्जेंटीना और कोलंबिया के दरमियान। इट इज गोइंग टू बी
इंटरेस्टिंग, मतलब क्वाइट थ्रिलिंग। अच्छा जी, इसी पे बात करेंगे। सादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी फुटबॉलर हैं, साथ यूरो कप ज़रा ज़्यादा यहाँ फॉलो कर रहे हैं, कोपा भी देख रहे हैं लोग। आप बताइएगा, अब जो सेमीफाइनल के बाद फाइनलिस्ट सामने आए हैं, इंग्लैंड एंड स्पेन, शुरू से यही फेवरेट्स थे या फिर आपको लग रहा है कोई और भी, मतलब दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला एंड उमा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ऑब्वियसली जैसे अब्दुल्ला भाई, जैसे आप कहते हैं कि ये दो टीमें जो हैं वो पहले से फेवरेट आ रहे थे। इवन स्पेन जो है वो ज़्यादा फेवरेट थे क्योंकि वो पहले मैच से अच्छे मैचेस खेलने आ रहे हैं और अपसेट कर रहे हैं कि जितनी भी अच्छी टीमें हैं उनको जीत रहे हैं। और इवन कि इनके पास जो प्लेयर्स हैं, लामिन यमाल, ट्राइपर एंड यू नो, लामिन यमाल तो एक डिस्कवरी, मतलब दुनिया, he has taken the world by surprise as well। मतलब फ्रांस के साथ जो मैच हुआ था सेमीफाइनल, उसमें उनका गोल हिस्टोरिक कहा जा रहा है। सो उसके बारे में भी बताएं। ही इज जस्ट 16 years old। यस, ऑब्वियसली उसने जो गोल मारा, यू नो, ही हिटेड द टॉप बीन, और वो जो गोल था वो इट्स ऑब्वियसली वो आउटस्टैंडिंग गोल था। और इनकी जो एज है वो बहुत कम है। और ऑब्वियसली उसके बारे में जो न्यूज़ आ रहे हैं या उसकी जो एबिलिटी है, टेक्निकल एबिलिटी है, सादुल्लाह हमारे साथ ही रहे जिस गोल की अब तो मैं भी क्यूरियस हो गई क्योंकि मैंने भी देखना है कि ये क्या गोल है। सो जरा फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं हम साथ में। जी बिल्कुल। तो उसने जो गोल मारा है, मिसाल वो आउटस्टैंडिंग गोल है। अगर आप उसकी एज देखिए, वो अंडर 16 ईयर का है, मगर उसने जो गोल मारा है वो सबसे जो छोटा एज का है। उन्होंने इस यूरो के उसमें कप में गोल मारा है। सो ही इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर। बट हम ये नहीं कह सकते कि रोनाल्डो और मेसी जैसा प्लेयर है, मगर ही कुड बी, मगर वो अच्छे प्लेयर बन सकते हैं अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छा हो। अच्छा, लेकिन मेसी का आशीर्वाद तो डेफिनेटली इन पे होगा क्योंकि वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है जब ये छोटे से थे, बेबी थे यमाल, और मेसी ने उनको हाथों में उठाया हुआ है। काश हमारे पास वो तस्वीर होती क्योंकि वो बड़ी वायरल हुई है कि 2 legends in 1 frame। तो जैसे एज इफ मेसी को पता था कि ये क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑफ किन जैसे आप अपना, हाँ बिल्कुल, वो अच्छा जी, देख रहे थे। इंग्लैंड और नेदरलैंड के सेमीफाइनल से क्या आपने देखा? मतलब इट वाज अ यूजुअल मैच। ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छा मैच रहा है, मगर ये कि यू नो कि हमेशा से इंग्लैंड और यू नो के डच के बीच हमेशा से जो मैचेस होते हैं वो बहुत ही क्लैशिंग मैचेस होते हैं। मगर पहले से 1 मिनट में जिस तरह साइमंस ने उनको प्रेशर दिया और उनसे बाल छीना, वहीं से उन्होंने रॉकेट की तरह गोल मारा है। सो यू नो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग गोल था वो। और उसके बाद आफ्टर 7 मिनट्स एंड 8 मिनट्स उसके बाद इंग्लैंड को पेनल्टी मिली है और खेन ने उसको इक्वलाइजर कर दिया। मगर सेकंड हाफ में ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, इंग्लैंड की प्लेयर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। मगर यही एक्सपेक्टेड थी कि दूसरे हाफ में डोमिनेट कर रहा है, इंग्लैंड डोमिनेट करेगा और वो जीतेगा। वही हुआ। जो चेंज पे प्लेयर्स आए, यू नो, उन्होंने 90 मिनट के अंदर उन्होंने लास्ट में गोल मारा, तो इंग्लैंड जो है वो यूरो कप के लिए दूसरी बार जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। आपकी फेवरेट टीम फाइनल में कौन सी है, इंग्लैंड या स्पेन? ऑब्वियसली जो ओवरऑल जो फेवरेट टीम आ रहे हैं वो स्पेन आ रहे हैं क्योंकि वो पहले मैचेस से बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ यू नो कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, आई एम गोइंग विद इंग्लैंड। उनकी जो अटैकिंग पेस के प्लेयर्स हैं, ये तो आप दोनों कश्तियों में सवार हो गए हैं साथ भाई। Obviously I am going, but my prediction is you know England, but you know कि वो जो स्पेन है वो पहले से फेवरेट आ रहा है। अच्छा जी, ये तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जिसकी दुनिया बात कर रही है भाई। लामिन यमाल की जो रीसर्फेस हुई है ऑन द इंटरनेट, जिसमें मेसी ने इनको गोदी में उठाया हुआ है और एक बेद भी करते हैं। तो ये पूरा एक वो एक बैप्टाइज कह लें आप, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो ये इमेज जो है वो बड़ी, दिस वाज 17 years ago। आई एम आल्सो इंटरेस्टेड टू नो। मैं तो आई एम लुकिंग एट मेसी विद हिज लॉन्ग हेयर, तो वो भी काफी डिफरेंट इसमें लग रहे हैं। हाउ डिड दिस हैपन बाय द वे? 2007 की तस्वीर है बिकॉज़ ऑब्वियसली वो 16 साल के हैं। और ये इनके फादर ने, ये जो यमाल है, इनके फादर ने ये पोस्ट की है और नीचे लिखा द बिगिनिंग ऑफ 2 legends। चलिए जी साद भाई, आपने तो बता दिया कि आप इंग्लैंड के साथ भी हैं, स्पेन के साथ भी हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि स्पेन विल मेक इट?
Okay, yes, I am going with England. England will make it, inshallah. अच्छा, इंग्लैंड के साथ हैं आप? अभी How तो आपने कहा था nice. स्पेन में चांसेस नहीं नहीं, वो है। वैसे उनकी I'm- फेवरेट है। I am going with England. You चलें, know कि फिर अब फाइनल हो जाए ना, last two matches फिर बात को करेंगे कि किस वो क्या last two होता है। matches And also the perform big कर रहे हैं। players are in England, तो फिर बड़ा अच्छा आपने चॉइस ली है सादुल्ला खान। Thank you जी, for being thank with you, us. कौमी अच्छा, फुटबॉलर चूंकि सादुल्ला आप इस खान हमारे तस्वीर साथ की ओरिजिन पूछ रहे थे तो मैं आपको बता हाँ, दूं इसकी कि background इनके जो story क्या यमाल है? के जो फादर हैं वो He's- फ्रीलांस फोटोग्राफर हैं और वो Okay. फुटबॉलर्स को फोटोग्राफ करते थे। ये लॉकर रूम में ये तस्वीर ली गई है जहां वो अपने बेबी को भी लेके लेके पहुंच गए गए हुए थे थे। और फिर सारे ही बेबी, ऑब्वियसली छोटा सा बच्चा है, सारे ही उठा रहे होंगे, तो इन्होंने भी बेबी को उठाया और ये तस्वीर तब की है। सो दिस इज द विजिटर्स लॉकर रूम एट बार्सिलोना कैंप इन द ऑटम ऑफ 2007। You know, ये वो लम्हात होते हैं जिनके बारे में आप यूनिवर्स पे और ज़्यादा गौर करने पे मजबूर होते हैं कि हाउ थिंग्स टर्न अराउंड Yes, एंड absolutely. किस तरह से दुनिया में चीज़ें होती हैं। भाई उनीबा ज़मीन शाह हमें तिमर के जंगलात के बारे में जो कराची के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं और बाकी मुल्क के लिए भी, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी हैं आबो हवा के लिए भी और आबी हयात के लिए भी, और इनको जो ख़तरात लाक हैं सब बताएंगी उनीबा ज़मीन शाह। आज हम आपको कराची के खूबसूरत तिमर के जंगलात दिखाएंगे और इनकी अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात करेंगे, जिसके लिए हमें सफ़र करना होगा कराची की साहिली पट्टी से 26 किलोमीटर दूर। हमारे साथ चलिए। होगा मेनक गुजरी क्रीक से निकलते हुए फिर हम फिटी क्रीक को क्रॉस करेंगे जहाँ पे पानी थोड़ा रफ होगा क्योंकि वो पोर्ट कासिम की क्रीक है, काफ़ी गहरी क्रीक है, और उसके साथ फिर हम छदमड्डो क्रीक से बरचन क्रीक में जाएंगे। तो 20 साल पहले से हम लोग यहाँ जा रहे हैं, उस वक्त तो ये पानी रिलेटिवली बहुत साफ़ होता था, मगर अब जब हम जाएंगे तो शुरू में आपको काफ़ी ट्रैश भी नज़र आएगा और स्मेल भी आएगी, जो कुरंग इंडस्ट्रियल एरिया का सारा वेस्ट यहाँ आता है। दुनिया के कोई 123 ममालिक हैं जहां तिमर के ये जंगलात पाए जाते हैं और पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में शामिल है। तिमर के ये पौधे माहौलियाती निज़ाम का इंतहाई अहम हिस्सा हैं। ये न सिर्फ हमारी फ़िज़ा में मौजूद कार्बन को जज़्ब करते हैं, हमें साफ़ आबो हवा फराहम करते हैं, बल्कि ये जो आबी हयात है उसके लिए नर्सरीज़ का भी काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो ऊँट आते हैं, जो छोटे दरख्त के जो सीडलिंग्स हैं वो खा जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा लिमिट किया जाए कि जो क्रीक्स बिल्कुल ही डिग्रेडेड हैं वहाँ पे तो पाबंदी लगाई जाए ताकि वो कुछ उग तो सकें और फिर आइंदा सालों में फिर इन जगहों को हम सस्टेनेबली यूज़ कर सकें। 90% हमारे मैंग्रोव की पॉपुलेशन एविसिना मरीना होती है और इसके अलावा हमारे बेसिकली 4 मैंग्रोव की स्पीशीज़ है। जैसे सीवीओ पे काफ़ी क्लियरिंग हो चुकी है, आपने नोटिस ही किया होगा, और कि कैसे हमारी डिक्लाइन बहुत शार्प हो रही थी, अब काफ़ी एफर्ट्स की वजह से अभी वापस पॉपुलेशन आ रही है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के साहिल पर तिमर के पौधों की 8 अक़साम पाई जाती थी, लेकिन हमारी गफलत के बायस 4 अक़साम नापैद हो चुकी हैं। ये एविसिना मरीना है जो इंडस डेल्टा में अब भी जिंदा है, लेकिन जो बाकी 3 अक़साम हैं वो ख़तरे से 2-4 हैं। उनीबा ज़मीर शाह, जो न्यूज़, कराची। बहुत काम होने की ज़रूरत है, ज़मीन में बहुत काम हो भी रहा है। हम ठट्ठा भी गए थे, ह्यूज प्लांटेशंस गोइंग ऑन देयर एज़ वेल, And we need it badly. we're gonna see you tomorrow inshallah।